So if we talk about this is the second part of the last chapter. Um, so if you talk about the development strategies of Pakistan, this is summarized over here. They followed a mixed economic pattern, mixed economic pattern. Uh, and if you talk about import substitution, Pakistan adopted a regulatory policy framework in the late 1950s and 60s, just like for import industrialization, isn't it? The policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods, tariff protection for manufacturing of consumer goods, together with direct import control on competing imports. Okay, तो द पॉलिसी कंबाइन दो चीज़ें हुई, टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन कम्पीटिंग इंपोर्ट। तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई इंपोर्ट्स में, क्योंकि वो लोकल इंडस्ट्री को बचाना चाहते थे। एक तो टैरिफ उन्होंने भी हाई कर दिया किसने, जो इम्पोर्टेड गुड्स पे, और कंट्रोल भी, कंट्रोल ऑन इंपोर्ट कंट्रोल के क्वांटिटी में भी कंट्रोल किया उन्होंने कि इससे ज़्यादा आना नहीं चाहिए कंट्री के अंदर थ्रू इम्पोर्ट्स, ताकि वो भी क्या था, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, अब अगर बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन था, आया, एग्रेरियन स्ट्रक्चर को चेंज किया 1970s में, जो है गॉट इट, इंडिया का एग्रेरियन इकोनॉमी बूम भी हुई। ठीक है, और अगर पाकिस्तान की बात करें हम, तो उसने तो पाकिस्तान का थोड़ा सा जो एड जो पाकिस्तान को फॉरेन से मिला, इट हैज़ स्टिमुलेटेड द इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, और गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जो प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया, गॉट इट, और इससे क्लाइमेट बना न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, गॉट इट। सक्सेस एंड फेलियर ऑफ स्ट्रेटजीज, अगर हम बात करें दोनों का कंपेयर करें, चाइना की सक्सेस स्टोरी और पाकिस्तान की और इंडिया की, है ना, तो हम देखेंगे कि चाइना का सक्सेस जो था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, वो बेहतर था। कैसे? there was existence of infrastructure in the area of education, health and land reforms. There was ठीक है ना, there were decentralized planning and existence of small enterprises. Though the commune system, there was more equitable distribution of food grains. किसमें? क्योंकि वो जो कम्युनिज्म बना है, इसी से बना है कम्यून। देर वॉज मोर इक्विटेबल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। देर वॉज एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। चाइना कहीं फेल भी हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ सही हुआ। क्या था? देर वॉज स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन चाइनीज इकनॉमी अंडर द माओइस्ट रूल। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है इकोनॉमी गैदर द मोमेंटम। उसका जो विजन था किसका, माओ जेडोंग का, वो डिसेंट्रलाइजेशन, माओ's vision of economic development based on decentralization, self-sufficiency and shunning of foreign technology had failed. माओ जेडोंग थोड़े लिबरल थे, उन्होंने कहा कि भाई चलो थोड़ी चीज़ें डिसेंट्रलाइज कर दो, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंट बनो और फॉरेन टेक्नोलॉजी का बॉयकॉट करो। वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। डिस्पाइट ऑफ एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, collectivization, the Great Leap Forward and other initiatives, the per capita gain output in 1978 was the same as it was in 1958. So 1978 का ये यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि जो उनका गेन था, है ना, द पर कैपिटा गेन जो था इन 1978, वो 1950 जितना ही था, डिस्पाइट व्हाट वी से एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवाइजेशन, है ना, और अदर जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे। द पर कैपिटा गेन आउटपुट इन फार्म, इन कल्टीवेशन, इट वाज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, पर कैपिटा गेन आउटपुट, जब आप खेती करते हैं तो जो प्रोडक्टिविटी आती है, पर कैपिटा गेन आउटपुट इन 1978 वो बहुत ज़्यादा नहीं था। चाइना हैज़ एन एज ओवर इंडिया। क्यों चाइना अहेड है इंडिया के से कंपेयर करने पे? उनका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था 1980s में, व्हेन इंडिया वाज इन द मिड स्ट्रीम ऑफ स्लो ग्रोथ, रूरल पॉवर्टी इन चाइना डिक्लाइंड बाय 85% ड्यूरिंग द पीरियड 1978 to 1989. In India, it declined only by 50% during this period. पर यहाँ समझने की कोशिश करो, 50% आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है ना, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
Global exposure of the economy has been far more wider in China than in India. China's export driven manufacturing had recorded an exponential growth. देखो exponential word आया, while India continues to be only a marginal player in the international market. आज की तारीख में Chinese market is pervasive. Pervasive means it is spread all over the world, है ना. और इकोनॉमी जो उसकी जो क्या बनना चाहिए, इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है एज कम्पेयर टू इंडिया. इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया है वो. मैन्युफैक्चरिंग देखो यहाँ पे चाइना की अगर बात करें ना तो स्टेप बाय स्टेप सारा सारा काम हुआ. पहले इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर ग्रोथ आया, फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और फिर थर्ड में जो आया है वो टर्शरी सेक्टर, दैट मीन्स सर्विस सेक्टर. तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी जो हुई ना बहुत अच्छे पैमाने पे, हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग. इंडिया के अंदर वो नहीं हुआ. इंडिया के अंदर हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्टार्ट किया, धीरे धीरे करा. चाइना ने डायरेक्टली बोला कि हमको तो इकोनॉमिक, चाइना एक्सपोर्ट ड्राइवन मैन्युफैक्चरिंग है ना भाई, हमको जो भी मैन्युफैक्चर करना उसको एक्सपोर्ट के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है. तो ये उनका एक विजन था. कॉमन सक्सेस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना. बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव सक्सीडेड इन मोर देन डबलिंग देयर पर कैपिटा इनकम, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है. इन स्पाइट ऑफ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, the incidence of poverty has also been reduced in significantly. However, the level of poverty is lower in Pakistan. Very important point here. The level of poverty is lower in Pakistan. इंडिया के अंदर गरीबी ज़्यादा है. उसका प्रोपोर्शन क्यों बढ़ गया? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है ना, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है. बोथ द कंट्रीज हैव अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. आज हम जो है, पहले एक्सपोर्ट होता था फूड, आज नहीं हो रहा है. आज हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए हैं. बट द कंट्रीज आर सक्सीडिंग इन डेवलपिंग देयर सर्विसेज एंड इंडस्ट्री सेक्टर एट अ फास्ट रेट. सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर, बट उस टाइप का नहीं. द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज इंप्रूविंग इन बोथ द कंट्रीज. कॉमन फेलियर का अगर बात करें, कॉमन फेलियर ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान क्या चीज़ है? Growth rate of GDP and its sectoral constituents have failed in 1990s. ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, यही कारण था कि इंडिया के अंदर 1991 में पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इकोनॉमी में. सो सेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंट्स हैव फॉलन इन 1990s. पूरा पूरा सेक्टोरल, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का पूरा गड़बड़ आ गया था. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टिल एरियाज ऑफ मेजर कंसर्न इन बोथ द कंट्रीज. इंडिया के अंदर भी 25% लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं. कहाँ पे पाकिस्तान ने बाजी मारी है इंडिया से? पाकिस्तान हैज अचीव्ड बेटर रिजल्ट विथ रिगार्ड्स टू माइग्रेशन ऑफ वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. माइग्रेशन ऑफ वर्क, देखो इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम हुई कि माइग्रेशन ऑफ वर्क फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री. मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी जो है लोगों ने प्राइमरी से शिफ्ट होकर कहाँ पे चले गए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी कि सेकेंडरी. इंडिया में नहीं हो पाया. हाँ, एग्रीकल्चर में काफ़ी लोग रह गए और उससे उनका आउटपुट भी नहीं मिल रहा था. माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, उससे क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों का जो है इकोनॉमिक लेवल बढ़ गया. एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स, ये एक शॉकिंग है. इंडिया के अंदर फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम है, पोर्टेबल वाटर की प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर नहीं है. एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर, रिडक्शन इन बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन. ये हमारे लिए एक बहुत ही शर्म की बात है कि हम अभी तक, पाकिस्तान ने अचीव कर लिया एक तरह से, बट इंडिया के अंदर रिडक्शन इन बिलो पॉवर्टी लाइन पॉसिबल नहीं हुआ. स्टिल 25 to 30% ऑफ द पीपल दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. इसको हम कुछ हद तक 5% या 7% नहीं कर पाए, 10% नहीं कर पाए. तो ये एक प्रॉब्लम कि एक बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. Areas where India has an edge over Pakistan, there is little doubt that in the areas of skilled manpower and research and development institution, India is ahead. हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं हमारे यहाँ के जो स्किल्ड मैन पावर कहीं बेहतर है पाकिस्तान से. ठीक है ना. India is better placed than Pakistan. Indian scientists excel in the areas of defense technology, space research, electronics and avionics. ठीक है ना. Genetics, telecommunication, एक्सेट्रा. तो अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाए या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इंडिया अहेड है. भले ही पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर नेशन बन चुका है, isn't it? एवियोनिक्स का मतलब समथिंग रिलेटेड टू एरोप्लेन्स एंड ऑल. ठीक है ना. अगर हवा की बात की जाए तो हम उनसे बेहतर हैं.
The number of PhDs produced by India in science and engineering every year, 5,000 लोग PhD करते हैं इंडिया के अंदर. It is higher than the entire stock of PhD in Pakistan. आज तक जितनों ने PhD नहीं करी उससे उतने तो हम लोग हर साल निकाल देते हैं PhD. Issues of health facilities in general and infant mortality in particular are better addressed in India. हमारे यहाँ जो infant mortality rate है या जो अदर issues हैं child mortality rate वो बेहतर तरीके से कम किए गए हैं पाकिस्तान. With regard to demographic indicators, GDP and SDI, अगर demography population से related है, ठीक है ना, है ना, तो we shall compare some demographic indicators of China, India and Pakistan. The population is Pakistan is very small and account for roughly about 1/10 of China or India. Though China is the largest nation and geographically occupies the largest area among the three nations, its density is the lowest. Density of population. So China is the largest nation and geographically occupies the largest area among the three nations. Its density is the lowest. And ठीक है ना, तो अगर अगर एरिया से भी बात करें तो चाइना से, इंडिया से आगे चाइना. हमारी जो रैंक लगती है जो है एरिया वाइज तो वो 7th लगती है. चाइना की क्या लगती है? चाइना हमसे ऊपर है. पॉपुलेशन वाइज हमारी 2nd और चाइना की 1st है. ठीक है ना. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, वो कम है चाइना में, हमारे यहाँ ज़्यादा है ना. That is number of people per kilometer, I think that is the density of population. One child norm was introduced in China in late 1970s to check the problem of population growth. This measure led to decline in the sex ratio. Although sex ratio is based against females in all the three countries, in recent times all three countries are trying to adopt various measures to improve the situation. जो एक bias होता है चाइल्ड बॉय चाइल्ड के लिए, वो तीनों में ही कहीं ना कहीं रहा है. बट सेक्स रेशियो के मामले में जो है चाइना का रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है. ठीक है ना. उन्होंने सेक्स रेशियो को डिक्लाइन कर दिया है बहुत ईजिली. आफ्टर फ्यू डिकेड देयर विल बी मोर एल्डरली पीपल इन प्रोपोर्शन टू यंग पीपल ड्यू टू वन चाइल्ड नॉर्म, है ना. चाइना के अंदर एक प्रॉब्लम अभी यही आ रही थी, यंग पीपल जो ओल्ड पीपल बढ़ रहे थे वन चाइल्ड नॉर्म की वजह से. लेकिन अब उन्होंने शायद जो है ये वन चाइल्ड नॉर्म जो है लिफ्ट कर दिया है, उठा दिया है. ठीक है. और आज की तारीख में जो है चाइना का रेट कम हो गया था, ठीक है ना, पॉपुलेशन रेट कम हो गया, इंडिया का नहीं हुआ. द फर्टिलिटी रेट इज लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान. अर्बनाइजेशन इज हाई इन बोथ पाकिस्तान एंड चाइना. देखो अर्बनाइजेशन कर ले रेट, पीपल मूविंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, ये इंडिया के अंदर अभी भी कम है, और अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में और चाइना में ज़्यादा है. ठीक है ना. अगर अब बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टरल, तो चाइना हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी, है ना, जीडीपी ऑफ $10 10.1 ट्रिलियन, है ना. अभी मोदी जी ने क्या कहा था कि हमारी इकोनॉमी को हमको 5 ट्रिलियन कर रहा है, इसकी ऑलरेडी 10.1 ट्रिलियन है. whereas India's GDP is 4.2 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी. ये पीपी जो होता है, ये परचेसिंग पावर पैरिटी, जो मैं आपको बाद में समझा दूंगा क्या होता है. पाकिस्तान जीडीपी 0.47 ट्रिलियन, रफली अबाउट 10% ऑफ इंडियाज जीडीपी. बहुत कम है. ठीक है. लेकिन अभी हमको बहुत आगे तक जाना है. देखिए डबल डिजिट ग्रोथ भी नहीं है, उसके डबल है किसकी, चाइना की, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, एज कम्पेयर टू इंडिया. ठीक है. So in 1980s, Pakistan was ahead of India. China was having double-digit growth rate. India was at the bottom. आज भी हमारे पास डबल डिजिट ग्रोथ रेट नहीं है. जीडीपी अभी हमारी जो थी, जो इकोनॉमिक रेट था वो -23% पहुंच गया था. जीडीपी हमने अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4-5 पर भी नहीं है अभी. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं. सोर्स, ठीक है ना. In 2010, there is a marginal decline in India and China's growth rate, whereas Pakistan met with drastic decline in 4.7%. और इंडिया की अभी हाल ही में यही हालत हुई है. ठीक है. The reform process introduced in 1988 in Pakistan and political instability are reasons behind this. तो पाकिस्तान के अंदर क्या डेमोक्रेसी नहीं है? जो डेमोक्रेसी है इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेट. पाकिस्तान में जो सिक्का चलता है वो किसका चलता है? आर्मी का. China and Pakistan have more proportion of urban people than India.
इन चाइना, अब इंडिया के अंदर तो 60% ऑफ द पीपल दे आर लिविंग इन villages, rural area. In China, due to topographic and climatic conditions, the area suitable for cultivation is relatively small. Only about 10% of its total land area. The total cultivable area in China accounts for 40% of the cultivable area in India. तो अगर cultivable area की बात करें तो इंडिया का ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना. The area suitable for cultivation is relatively very small in China, और इंडिया का सिर्फ 40% है. तो सोच लीजिए, फिर भी इंडिया की हालत ख़राब है एग्रेरियन की, कि कल्टिवेबल एरिया जो है क्लाइमेट अच्छा होने की वजह से, टोपोग्राफी अच्छी होने की वजह के बावजूद इंडिया के अंदर जो जीडीपी का शेयर है एग्रीकल्चर का बहुत कम है, ठीक है ना. Until the 1980s, more than 80% of the people in China were dependent on farming as their source of livelihood. देखो, कल्टिवेबल लैंड कम होने के बाद भी 80% ऑफ द पीपल जो थे were dependent on farming. द गवर्नमेंट, और उनका प्रोपोर्शन भी शायद अच्छा था, मुझे पता जीडीपी में. हमारे यहाँ हालत यह है कि 80s तक तो हम भी 80% जो लोग थे वो फार्मिंग कर रहे थे, लेकिन जीडीपी में कुछ शेयर ही नहीं था, वो लोग भूखे मरते थे, फिर किसान लोग. द गवर्नमेंट encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as handicraft, commerce and transport. देखो, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि भाई अब ये खेती छोड़ो और दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाओ. गवर्नमेंट ने उस पर हेल्प भी करी, हैंडीक्राफ्ट, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट में, और दो लोगों की हालत सुधर गई. In 2008, with 40% of its workforce engaged in agriculture, its contribution to GDP in China is 10%. Can you imagine? This is something important. 2008 में 40% ही जो है इंगेज इन एग्रीकल्चर, और देखो जीडीपी का 10वां हिस्सा 10%, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. और हमारे यहाँ जीडीपी में कितना है, मुश्किल से 1% भी नहीं होगा अगर जो नॉन सरकारी आंकड़े देखें तो. और आज भी 60 to 70% ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. इसको कहते हैं डेवलपमेंट. In both India and Pakistan, the contribution of agriculture to GDP was at 19 and 21% respectively. Both, but the proportion of workforce that works in the sector is more in India. अब देखो यहाँ पे जो एक लिखा हुआ है GDP, in both India and Pakistan, the contribution of agriculture to GDP was at 19% and 25%. 19% and 21%. ये कब की बात है, पुरानी बात है, ठीक है ना, 1947 या उसके बाद, ठीक है. अब आज की तारीख में क्या हो गया कि जीडीपी का प्रतिशत, मुझे बराबर मालूम नहीं, लेकिन 1 और 2% है शायद जीडीपी का इसका एग्रीकल्चर का, लेकिन आज भी 60% लोग जो है इसमें इंगेज्ड हैं, ठीक है ना. और चाइना के अंदर ये है, आपका होना ये चाहिए कि कम से कम लोग इंगेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी में शेयर हो, तो आप डेवलप्ड माने जाते हो. तो जीडीपी वॉज एट 19%. यहाँ पे लिखा हुआ कि 19% एंड 21% शायद, आई डोंट नो, आज की तारीख का तो नहीं है ये. बट द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स दैट वर्क्स इन दिस सेक्टर इज मोर इन इंडिया. इन पाकिस्तान अबाउट 45% ऑफ द पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर. ठीक है ना. इन पाकिस्तान अबाउट 45% ऑफ द पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर, वेस्ट इंडिया इट इज़ 56. यहाँ पे अब सरकारी आंकड़े हैं 56, लेकिन जो अनऑफिशियल डाटा वो कहता है 60 से ऊपर परसेंट अभी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़. और रियली जो जीडीपी में शेयर आ रहा है वो बहुत कम है, या तो 1 और 2% है या 5% नहीं, पूरा पक्का पता नहीं. आई डोंट नो हाउ इट इज़ गिवन ओवर हियर 19% एंड 21%. एग्जाम में आया तो आप यही लिखना. The sectoral share of output and employment also shows that in all the three economies, the industry and service sectors have less proportion to workforce but contribute more in terms of output. Okay, तीनों economies में यही है कि industries and service sector have less number of people working there, but economy में जो contribution ज़्यादा है, ठीक है. In China, manufacturing contribute the highest to GDP at 47, whereas in India and Pakistan it is the service sector which contribute the highest. तो यहाँ पर एक तरह से गड़बड़ी क्या हो गई कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इग्नोर कर दिया गया. प्राइमरी से डायरेक्टली जंप हो गया कहाँ पे, टर्शरी में. ये गड़बड़ हो गई. In both these countries, service sector accounts for more than 50% of the GDP. In the normal course of development, countries first shift their employment out from agriculture to manufacturing and then to services. This is what is happening in China, and that's why the economy is booming. ठीक है. The contribution of industries to GDP is also just equal to or marginally higher than the output from agriculture. ठीक है ना.
Thus, in both India and Pakistan, the service sector is emerging as a major player of development. It contributes more to GDP and at the same time emerges as a prospective employment. ठीक है, just hold on 1 minute. In 1980s, India, China and Pakistan employed 17, 12 and 27% of its workforce in the service sector respectively. सबसे ज़्यादा कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर सर्विस सेक्टर में. In 2008 to 10, it has reached the level of 25, 33 and 35% respectively. ठीक है, in the 1980s. ये सब आंकड़े आपको बुक में मिल जाएंगे, इसको बस रटना है आपको. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सम ऑफ द सिलेक्टेड इंडिकेटर वो देखते हैं हम, है ना. From the data we are able to conclude China is moving ahead of both India and Pakistan in terms of indicators of human development. ठीक है ना, Pakistan is ahead of India in human proportion, in reducing proportion of people below the poverty line and also its performance in education. देखो बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में, reducing proportion of people below the poverty line, मतलब कितने लोगों को आप पॉवर्टी लाइन से निकाल के ऊपर ला रहे हो, उसमें पाकिस्तान अहेड है. एंड ऑल्सो इट्स परफॉर्मेंस इन एजुकेशन, sanitation and access to water is better than that of India. In China, for 1 lakh birth, only 38 women die, whereas in India, 230 women die, and in Pakistan, 260 die. तो अगर इसकी बात करें हम किसकी मदर मोर्टालिटी की, चाइना हमसे जो है अहेड है, क्योंकि 1 लाख पे सिर्फ 238 वुमेन की डेथ होती है. इंडिया के अंदर 260, मतलब पाकिस्तान से भी पीछे हैं इस चीज़ में. इंडिया इज इन द वर्स्ट सिनेरियो एज कंपेयर टू द अदर टू कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर. अगर सफाई की बात करी जाए, सैनिटेशन की, क्लीन वाटर की, पाकिस्तान हमसे अहेड है ना. पाकिस्तान जो है इंडिया से भी अहेड है और चाइना से भी अहेड है इन टर्म्स ऑफ improved sanitation and clean water. Human Development Index includes quantitative aspect of per capita GDP and the quality aspect of performance in health and education. It is an ये definition दे रखी है, इसको ऐसे कैसे छाप मारना. Quantitative aspect of per capital GDP and the quality aspect of performance in health and दोनों चीज़ें. एक तो क्वान्टिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पर कैपिटल जीडीपी, पर कैपिटल नहीं, पर कैपिटा एक चीज़, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, और जब क्वालिटी की बात आती है तो परफॉर्मेंस इन हेल्थ एंड एजुकेशन. तो अगर चाइना की बात करें तो जीडीपी में अहेड ऑफ इंडिया, इट इज़ अहेड ऑफ पर कैपिटा इनकम, हेल्थ में भी शायद अहेड है, एजुकेशन में भी अहेड है. इट इज़ एन एवरेज ऑफ life expectancy indicator, education index and GDP index. ठीक है, it is an average of life expectancy index. ठीक है ना, आप कितने साल जियोगे, एजुकेशन इंडेक्स एंड GDP इंडेक्स. ठीक है, आई होप थोड़ा सा और डिटेल में आपको मैं बता दूंगा. यहाँ पे हमने अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर. अच्छा, एक चीज़ है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया अहेड ऑफ चाइना, और वो है ह्यूमन राइट्स की. अगर बात करें तो चाइना का एक रिकॉर्ड शुरू से ख़राब रहा है ह्यूमन राइट वायलेशंस में. ऐसा ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनका कुछ भी नहीं है ना. और जो कहना चाहिए कि जो किसी भी चीज़ को फ्रीडम नहीं है, मीडिया को फ्रीडम नहीं है ना. नो डेमोक्रेसी इज़ देयर, नो रियल रिपब्लिकनिज्म इज़ देयर. तो उसमें हमसे वो पीछे हैं. जो है इंडिया अहेड है, पाकिस्तान, इंडिया सबसे आगे है, उसके बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद जो थर्ड आता है चाइना, उसमें हम एक तरह से थोड़ा सा अहेड हैं. और ये भी एक चीज़ मायने रखती है कि इंडिया में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, सोशल डेवलपमेंट, बट द आज़ादी है, फ्रीडम है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो थोड़ा सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और डिटेल में मैं आपको बाद में समझा दूंगा. यहाँ आपका पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया, ऑल द चैप्टर इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर,
कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द 3 कंट्री दैट इज पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे मैं एंड करता हूँ पूरा कोर्स।